Assalamu alaikum. In today's lecture, we will be talking about the subject matter of linguistics or branches of linguistics. सबसे पहली बात यह है कि इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ये लिखा है कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना किसी भी मजमून का, किसी भी आप कह सकते हैं किताब का, किसी भी डिसिप्लिन का, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है उसका जो मवाद होता है उसके अंदर जो उसका यानी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अब लिंग्विस्टिक का सब्जेक्ट मैटर आपको कैसे पता चलेगा। आप कोई भी किताब लिंग्विस्टिक की खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होगा, यानी कोई जनरल बुक होगी उसके ऊपर लिखा होगा कि फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स या सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, ये सारी चीज़ें लिखी होगी तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मौजूद सहन जो होता है उर्दू में हम कहते हैं। अब जैसे उर्दू में आपको किताब ले लेते हैं तो उर्दू के अंदर लिखा होता है, या फिज़िक्स की किताब आप लेते हैं तो फिज़िक्स की किताब के ऊपर लिखा होता है ना कि उसमें ये कंटेंट है, तो इसका मतलब है जो चीज़ें हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिंग्विस्टिक मीन्स द थिंग्स वी स्टडी इन लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक टचेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, ठीक है। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें एक होती है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स होती है, एक होता है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अब देखिए माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स आल्सो नोन एज थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक, यानी माइक्रो लिंग्विस्टिक को हम जो होता है थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स भी कह सकते हैं और इसको हम स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वो सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ मोर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक लेवल। इट प्राइमरीली फोकस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी जो ज़बान के अंदर जो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना उसको जब हम मुतालिया करते हैं तो हम माइक्रो लिंग्विस्टिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। अब माइक्रो लिंग्विस्टिक की फर्दर ब्रांचेस होती हैं उसको हम देखेंगे, उसमें आता है फोनेटिक्स आता है, फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स का मतलब फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड्स, कि जो स्पीच साउंड्स होती हैं ना, आप जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ी में हम जो स्पीच साउंड्स पढ़ते हैं हम 44 स्पीच साउंड्स पढ़ते हैं। तो उनकी जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी जो मतलब जनरल खसूसियात होती हैं उसको हम आमतौर पे उनको हम फोनेटिक्स कहते हैं, उनके खसूसियात को, ठीक है। यानी हम ये कह सकें फोनेटिक्स जो होता है वो किसी भी जो स्पीच साउंड्स होती है, जैसे स्पीच साउंड्स क्या होती हैं, याद रखें स्पीच साउंड अंग्रेज़ी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम टोटल 44 साउंड्स हैं और उसके अंदर 20 वावल्स हैं और इसके बाद 24 जो वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे देखें कि ब है, ये ब मैंने ब लिखा है, ठीक है। अब ब क्या है कि ब इज़ अ वॉइस बाइलेबियल स्टॉप, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप इसको आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉइस्ड क्या होती हैं, बाइलेबियल क्या होती हैं, स्टॉप क्या होती हैं। इसके बाद देखें जो प है, ठीक है। प क्या कि ये अनवॉइस बाइलेबियल स्टॉप है। तो फोनेटिक्स के अंदर हम जो है किसी भी जो साउंड होते हैं उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी जो यानी मादी खसूसियात होती हैं, हम उनका मुतालिया करते हैं, इसको फोनेटिक कहते हैं, ठीक है। तो फोनेटिक का जो माहर होता है उसको हम फोनेटिशियन कहते हैं, ठीक है, फोनेटिशियन। इसके बाद आता है फोनोलॉजी, आता है फोनोलॉजी। आप देखें अब फोनोलॉजी और फोनेटिक्स दोनों स्पीच साउंड्स की स्टडी होती है, लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है दोनों के अंदर, यानी थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये होता है कि फोनेटिक्स जो होता है वो जनरल करेक्टरिस्टिक स्टडी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड्स होती है, ठीक है। यानी ज़बान की जो फिज़िकल खसूसियात का एक अमूमी मुतालिया होता है वो फोनेटिक्स होता है। जब हम उन साउंड्स को किसी ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं तो ये एक फोनोलॉजी में आ जाता है। जैसे मिसाल आप ले लें, अब अंग्रेज़ी मैंने आपको बताया कि ये जो अंग्रेज़ी के जो साउंड्स हैं ये 44 साउंड्स हैं, ठीक है। अब ये 44 साउंड्स जो हमारे सामने आ गए, अब इसको हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल कैसे करेंगे, इंग्लिश के अंदर बोलेंगे कैसे और यूज़ कैसे होती हैं, इनका ये एक फोनोलॉजी की डोमेन में आ जाएगा। तो फोनोलॉजी है तो फोनोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द साउंड पैटर्न्स के, यानी जब आवाज़ें मिलती हैं वो कैसे बोली जाती हैं, ठीक है। फोनेटिक्स का तल्लक होता है इंडिविजुअल साउंड्स के साथ, फोनोलॉजी का रिलेशन होता है साउंड पैटर्न के साथ, यानी साउंड जब कंबाइंड होते हैं वो कैसे होती हैं। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे कि एक है ख, एक है ए और एक ट है, तो इससे हम फोनोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि ख एंड ए एंड ट मिलके वो क्या बनाते हैं, उसको कैसे बोलेंगे, तो कैट बनाएंगे ना, ठीक है। इसे बोला कैसे जाएगा, तो इसको हम कहते हैं फोनोलॉजी। इन अदर वर्ड्स इट स्टडीज हाउ स्पीच साउंड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज, कि किस तरह ज़बान में इस्तेमाल हो। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे ये प है, ठीक है, ये प एक साउंड है, अभी मैंने ऊपर भी बयान किया ना। तो प क्या होता है, एस्पिरेटेड होती है। एस्पिरेटेड का मतलब होता है जब प को आप फ पढ़ते हैं, यानी प को हल्के से एज के साथ आप पढ़ते हो तो प को फ पढ़ा जाता है, फ, ओके। देखिए याद रखें कि प जो होता है जब किसी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल होती है तो ये एस्पिरेटेड होगी, यानी इसको फ पढ़ा जाएगा। जब जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में या किसी लफ्ज़ के एंड पे इस्तेमाल होगी फिर इसे प पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल आप ले लें
कि ये जो पेन है पेन, अब पेन के अंदर ये जो प है इसे प नहीं पढ़ा जाएगा, फ पढ़ा जाएगा। आप कहेंगे फैन फैन, आप पेन नहीं कहेंगे, ठीक है। ये सर लिप्स के अंदर देखें कि प आ रहा है, लेकिन इसमें शुरू में नहीं आ रहा, तो ये अनएस्पिरेटेड होगा, ये होगा लिप्स, यानी इसे लिप्स नहीं कहा जाएगा, फ नहीं है प कहा जाएगा, ठीक है। यही जो होता है ना कैट के साथ मसला होता है, जो ख लफ्ज़ होता है, ख की जो साउंड होती है ख, ठीक है। ख जब एक लफ्ज़ के शुरू में आती है तो उसे ख पढ़ा जाता है, जब लफ्ज़ के शुरू में नहीं आती तो फिर उसे क पढ़ा जाता है। ये ट के साथ भी ये मसला है कि ट जब एक लफ्ज़ के शुरू में आता है तो इसे ठ पढ़ा जाता है, जब ठ शुरू में नहीं आता तो फिर इसे ट पढ़ा। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ठिप ठिप, यानी ठ एंड ई एंड प, अब ठ बन जाएगा। लेकिन जब आप बोलेंगे ना कि आप बोलेंगे कि मिसाल के तौर पे कि पिट, ठीक है, अब फिट, फ और ट जो ये इसमें ट देखिए, ट क्या होगा, अनएस्पिरेटेड होगा, ठीक है। तो ये फोनोलॉजी के डोमेन में आती है। तो फोनोलॉजी का जो माहिर होता है, जो फोनोलॉजी की स्टडी करता है, उसे फोनोलॉजिस्ट कहते हैं, फोनोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी ऊपर वाले को हम फोनेटिशियन बोला, इसको हम फोनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आता है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी का जो लफ्ज़ है ना, ये असल में बायोलॉजी से आया हुआ है। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये था कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जो होता है ना उसकी स्टडी करना, यानी जो हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसकी फ़िज़िकल स्टडी करना। लेकिन हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ अ वर्ल्ड फॉर्मेशन। देखें ना, कोई भी ज़बान हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो या कोई भी ज़बान हो, उसमें वर्ल्ड फॉर्मेशन करने का एक ख़ास प्रोसेस होता है। हम अल्फाज को बनाते कैसे हैं, हम उसमें प्रीफिक्सेस जैसे साब के होते हैं, जैसे कि लाह के होते हैं, जैसे जिनको हम सुफिक्सेस कहते हैं, उसके ज़रिए हम किस तरीके से हम अल्फाज बनाते हैं। इट डील्स विद मॉर्फीम्स। अब मॉर्फीम इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। मॉर्फीम क्या होता है, इस मीनिंग का छोटा सा सबसे छोटा यूनिट है। जैसे देखिए लफ्ज़ है कैट, अब खैट के अंदर आप देखें ये खैट्स है, कैट सॉरी लफ्ज़ है, कैट नहीं खैट्स है, ठीक है। अभी देखिए जो खैट्स लफ्ज़ है इसके अंदर दो मॉर्फीम है। अगर हम इसको इफ़ वी ब्रेक दिस वर्ल्ड इनटू टू पार्ट्स तो वी विल गेट टू नो दैट दिस वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज़ कैट एंड अदर इज सा, ठीक है। तो इसकी जो स्टडी होती है इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने वाले इंसान को हम मॉर्फोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाएँ, आगे देखें वर्ड्स जब मिल जाते हैं, जब हमने वर्ड्स की ग्रामर सीख ली मॉर्फोलॉजी के अंदर, अब उन वर्ड्स को कंबाइन करके फ्रेजेस बनाएंगे, फ्रेजेस के बाद फिर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये क्या आती है, सिंटैक्स आता है। तो सिंटैक्स का सिंटैक्स डील विद हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, कि जुमले को बनाने के लिए या फ्रेजेस बनाने के लिए किस तरीके के साथ हम जो होता है अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी आप देखिए मिसाल के तौर पे ये जुमला हम बनाते हैं ही प्लेज क्रिकेट। अब ही प्लेज क्रिकेट में देखिए एक ही है, एक प्लेज है, एक क्रिकेट है, इसमें तीन लफ्ज़ हैं। अब तीन लफ्ज़ों को जो तरह हमने एक खास तरतीब के साथ जोड़ा है, ठीक है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ही क्रिकेट प्लेज, या हम ये नहीं कह सकते कि प्लेज क्रिकेट ही, हम ये नहीं कह सकते। तो ये सिंटैक्स ही जो था ना डोमेन के अंदर आता है। सिंटैक्स का मुताला करने वाले बंदे को हम कहते हैं सिंटैक्टिशियन, हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सीमांटिक्स। देखें अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब हम जुमले बनाते हैं या हम फ्रेजेस बनाते हैं तो उसका मकसद होता है अपने मीनिंग को कन्वे करना, ठीक है, दुरुस्त तरीके के साथ जो है ना उसमें बात करना। अगर एक जुमला जो होता है ना वो वैसे तो सही हो लेकिन उसका मीनिंग सही ना हो तो इसका मतलब वो जुमला गलत होगा ना। तो ये सिमांटिक्स क्या कहते हैं, सिमांटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग। सिमांटिक्स के अंदर हम मीनिंग की, मफहूम की, माना की स्टडी हम करते हैं। अ सेंटेंस हैज़ टू बी सिंटैक्टिकली एंड सिमांटिकली करेक्ट। एक जुमला होता है वो तभी करेक्ट होगा जब सिंटैक्टिकली भी करेक्ट हो, सिमांटिकली। अब जैसे देखिए जुमला है कि द हार्स वॉज वॉचिंग अ मूवी। अब सिंटैक्स के लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि हार्स के बाद वाज ही लगेगा, वाज के बाद वर्ब की इंग फॉर्म लगेगी, ये तो बिल्कुल ठीक है सिंटैक्टिकली, लेकिन सिमांटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। जिसका मतलब है कि इन ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस टू बी सिंटैक्टिकली एंड सिमांटिकली करेक्ट, ठीक है, यानी हमें जुमले को दोनों तरीके से सही बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सिमांटिक्स डोमेन के अंदर आता है। अब इसके बाद आगे आ जाए मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। मैक्रो का मतलब बड़ी, ठीक है। तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जो वो छोटे एस्पेक्ट के साथ डील करते हैं, तो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स क्या है, ऑन दी अदर हैंड is a subfield of linguistics that takes a broader or more encompassing perspective on language. It is concerned with the study of language in social, cultural and historical context। यानी इसमें देखें आप दूसरे context के साथ इसकी बात करते हैं, सोशली, कल्चरली, यानी इसके हवाले के। अब सबसे पहले आती है इसके अंदर सोशियो लिंग्विस्टिक। देखिए सोशियो का मतलब दो लफ्ज़ों से बना, एक सोशियो एक लिंग्विस्टिक्स है। तो देखिए ज़बान जो होती है वो इंसान इस्तेमाल करते हैं, जो इंसान हम सोसाइटी में रहते हैं। तो जहाँ सोसाइटी में रहते हुए ज़बान के अंदर मुख्तलिफ
वैराइटीज़ आती हैं ज़बान के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की यानी क्या कि वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी को हम सोशो लिंग्विस्टिक कहते हैं। लिखा कि लैंग्वेज इज़ यूज बाई ह्यूमन बींग्स हु लिव इन सोसाइटी, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशो लिंग्विस्टिक्स। अब सोशियो के बाद अब देखें आगे, तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स एंड डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। देखिए ये दो चीज़ें हैं, ये जो आप दूसरा और तीसरा देख रहे हैं 3.2 और 3.3, ये आपस में जो है ना मुतजाद हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर या डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी ज़बान का, ठीक है, तारीख़ी तनाज़र में मतालिया करते हैं, बिल्कुल नाम से वाज़ेह है। जैसे देखें कि अगर आप मिसाल के तौर पे, मैंने आपके यहाँ मिसाल भी लिखी है कि अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान की एंग्लो सैक्सन पीरियड से आप तारीख़ पढ़नी शुरू करें ना, तो उसे पढ़ के आप 20वीं 21वीं सदी तक आते हैं, तो ये इसका मतलब है आप उसकी हिस्टोरिकल एंड डायक्रोनिक स्टडी कर रहे होते हैं। इसके बाद जो होता है ना डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है, ये इसके अपोजिट है। इसका मतलब होता है कि ज़बान का किसी गिवन टाइम में मुतालिया करना, ठीक है, यानी इसका हिस्टोरिकल मुतालिया नहीं बल्कि गिवन टाइम में। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको सादा से मिसाल देता हूँ कि अगर आपको ये कहा जाता है कि चौसर जो था, जेफरी चौसर की जो मतलब प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स या जेफरी चौसर का जो टाइम था, उस वक्त इंग्लिश के स्पेलिंग कैसे होते थे, इंग्लिश को बोला कैसे जाता था, ठीक है, उसकी ग्रामर क्या थी, इसके ऊपर आपको नोट लिखें या इसके ऊपर कोई ऐसे लिखे। तो इसका मतलब है कि आप फिर डायक्रोनिक सिंक्रोनिक स्टडी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आप कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे आपको सादा से मिसाल मैं समझाता हूँ कि देखें, आप एक मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। अगर आप फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तो आप समझे कि उसका डायक्रोनिक या हिस्टोरिकल मुतालिया कर रहे हैं। जब आप उस फिल्म को दरमियान से लेके आते हैं, दरमियान से किसी जगह उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो इसका मतलब है अब आप जो होता है ना, आप उसका सिंक्रोनिक आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखें 3.4 है, इसे हम कहते हैं कि फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स। अब देखिए लिंग्विस्टिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सोसाइटी में तब्दीलियाँ आई हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट हुए, तो लिंग्विस्टिक का स्कोप भी बढ़ता गया है ना। फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक में देखें कि ये जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, ये जो मतलब मुजरिमों को पकड़ने का तरीका, ठीक है, उनके यानी बारे में, उनकी ज़बान से, उनकी टेक्स्ट, उनकी स्पोकन कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके ज़रिए मतलब जो होता है ना कि यानी अदालतों में उनको पेश करना, ठीक है। तो यानी आप ये समझ सकें कि यानी फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक क्या होती है। ये जो क्रिमिनोलॉजी होती है ना, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है क्रिमिनोलॉजी, जिसमें हम क्राइम की एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर लिंग्विस्टिक्स हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। आपने आमतौर पर मूवीज़ में देखा भी होगा, जैसे एक ड्रामा लगता है इंडिया के अंदर आमतौर पर, क्राइम पेट्रोल एक ड्रामा था, एक CID के नाम से एक ड्रामा लगता था, तो उसके अंदर ये बड़ा एक फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स हमें नज़र आती है, ठीक है। इसके बाद 3.5 आप देखें, इसका नाम है साइको लिंग्विस्टिक्स। देखिए साइको का मतलब क्या होता है कि आप साइकोलॉजी को अपना रहे हैं और लिंग्विस्टिक्स है। साइको लिंग्विस्टिक के अंदर हम ये करते हैं कि हम जो साइकोलॉजी के जो रूल्स होते हैं ना, साइकोलॉजी की जो इनसाइट्स होती हैं, उसको हम ज़बान की स्टडी के ऊपर यानी अप्लाई करते हैं, उसका इतलाक़ करते हैं, ठीक है। साइको लिंग्विस्टिक्स एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंबाइन द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स टू इन्वेस्टिगेट हाउ ह्यूमन एक्वायर, प्रोड्यूस, अंडरस्टैंड एंड यूज़ लैंग्वेज, ठीक है। यानी जिस तरह के जो साइकोलॉजी के असूलों को लेकर तो ज़बान का मुतालिया किया जाता है, किस तरीके के साथ ज़बान इंसान एक्वायर करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये साइको लिंग्विस्टिक के डोमेन में आता है। इसके बाद आता है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक का मतलब ये भी इंटरडिसिप्लिनरी है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, ठीक है। न्यूरो लिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है कि जब हम ब्रेन का, इंसानी दिमाग का और इसके बाद ज़बान का, दोनों का बैक वक्त मुतालिया करते हैं मिला के, तो इसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि यानी इसमें पढ़ा जाता है, इट एक्सप्लोर्स हाउ द हाउ द ब्रेन प्रोसेस, प्रोड्यूसेस एंड कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज। यानी इसमें ये हम ये पढ़ते हैं कि जो इंसानी दिमाग होता है वो किस तरीके के साथ इंसानी यानी ज़बान को पैदा करता है, फिर उसको समझता है, उसे स्टोर करता है। या बाज़ का ऐसा होता है कि यानी याददाश्त इंसान की वीक होती है या उससे ज़बान भूल जाती है, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो मुतालिया ये न्यूरो लिंग्विस्टिक के अंदर किया जाता है। इसके बाद है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। कंप्यूटेशनल के नाम से ज़ाहिर है कि कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो कंप्यूटर साइंस की जो एक इनसाइट्स होती हैं, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसके हवाले से जब ज़बान का मुतालिया करते हैं तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहलाती है। हम कहते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स ऑफन रेफर टू एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ठीक है, इज़ आर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइन द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस टू एनेबल कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। अब ऐसे हो सकता है जैसे मिसाल के तौर पे अब आज के दौर में आप देखें कि ये आप तो बात समझनी बहुत आसान हो गई है ना। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देख लें, ख़ास तौर पे आप चैट GPT को देख लें, ठीक है।
तो ये किस तरीके के साथ देखना इंसानी जो था ना यानी ज़ुबान को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक्स का जो है सब्जेक्ट मैटर है, यानी आप समझ लें कि ये जो लिंग्विस्टिक में आप पढ़ते हैं ना उसकी मैंने इसको एक मुख्तसर समराइज़ कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ हम इसका मुताला कर सकते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिंग्विस्टिक। थैंक यू सो मच।